हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्टोग्राफी IAS, अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। मैं नीतीश भारद्वाज आप सभी के सामने आज लेकर आया हूं बच्चों आंग्ल फ्रांसीसी संबंध या फिर उनमें हुए युद्धों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि यहाँ पर कर्नाटक के युद्ध आप लोग देखोगे, कर्नाटक के एक नहीं बल्कि तीन युद्ध हुए हैं। हालांकि 2 युद्धों में फ्रांसीसियों ने बढ़त बनाए रखी, लेकिन अंतिम युद्ध में जाते जाते फ्रांसीसी हार गए। और जैसे ही अंतिम युद्ध हुआ कर्नाटक का युद्ध, और फिर आगे इसी को नाम पड़ता है बॉडी वॉश का युद्ध। ये बॉडी वॉश के युद्ध में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से संधि हुई, और संधि से यहाँ पर संधि में ये कहा गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आज से भारत में अपनी सेना को नहीं रखेगी। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पर अपना राजनीतिक विस्तार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज होगा भारत में। और किस प्रकार से ये भारत में आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विस्तार करेगी, इस विस्तार का बीज जो पड़ने वाला है वो इन्हीं युद्धों से पड़ेगा। हम लोग इसकी काफ़ी विस्तार में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से ये कर्नाटक के युद्ध यहाँ पर बने, इन युद्धों में किस प्रकार से षड्यंत्र हुए, किस किस ने भाग लिया, ये सब हम लोग देखेंगे। चलिए खैर अपना पहला हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। यहां पर ये युद्धों की कड़ी देखोगे बच्चों आप लोग, और इसमें पहला ही कर्नाटक का युद्ध मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इससे पहले आप लोग एक चीज को समझिए। मैं जब यहां पर आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के बारे में चर्चा करूंगा तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ये कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप पूरा नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते होंगे। और ये कंपनी आई कहां से है तो इंग्लैंड से आई है, ठीक है। यहां पर एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर एक बनेगी। और ये कंपनी भी कहां से आई है तो ये कंपनी फ्रांस से आई है। और दोनों के दोनों, अगर फ्रांस और साथ में इंग्लैंड अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों यूरोप में पड़ेंगे। अब एक समझने वाली बात यह है बच्चों कि इंग्लैंड यूरोप में, फ्रांस यूरोप में, इसका मतलब एक समझने वाली बात यह हो गई कि अगर यूरोप में कभी इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने आए तो इसका मतलब ये रहा कि भारत में भी इन कंपनियों के सैनिक जो हैं वे आमने सामने आएंगे। जैसे कि आज की प्रासंगिकता में देखूं, अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध इस समय हो जाता है तो अमेरिका रहने वाले भारत और पाकिस्तान में भी मतभेद होंगे कि नहीं होंगे। सपोज कीजिए कि इस समय भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है तो अमेरिका में जो भारतीय और पाकिस्तानी रहते होंगे उनमें भी मतभेद हो सकते हैं। ऐसा ही सेम यहां पर होगा। मैं आप लोगों को जो 3 कर्नाटक वॉर पढ़ाऊंगा, ये तीनों की तीनों कर्नाटक वॉर डिपेंडेंट होंगी या शुरुआत इनकी होगी तो यूरोप से। अब उनमें अलग अलग कारण बनेंगे, तो इसलिए हमको इन युद्धों को समझने के लिए यूरोप की स्थिति को समझना आवश्यक हो जाएगा। मैं यहाँ पे जिक्र भी करूंगा कि किस प्रकार से यूरोप में संरचनाएं गठित हो रही हैं जिससे कि भारत में ये कंपनियां आमने सामने आ रही हैं, ठीक है। बाद में हम लोग कर्नाटक की जब तीनों लड़ाई देखेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति आपके सामने निकल कर आएगा जिसका नाम होगा डुप्ले। ये डुप्ले को हम लोग समझेंगे कि ये असफल क्यों रहा भारत में, या फिर मैं ये समझाऊंगा आप लोगों को कि फ्रांसीसी कंपनी भारत में असफल क्यों रही, अंग्रेजों के सामने उसने घुटने क्यों टेक दिए भारत में, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में अंग्रेजों का आगे चलकर मैं आप लोगों को एक नया फेज पढ़ाऊंगा जो बंगाल की विजय की ओर आपको लेकर जाएगा, क्योंकि बंगाल की विजय भारतीय इतिहास में पूरी तरह से परिवर्तित कर देने वाली थी भारतीय इतिहास को। इस वजह से बंगाल की विजय को आपको पढ़ना बेहद लाभकारी होगा और मैं उसके डीप में चर्चा करूंगा उसके लिए, क्योंकि अगर आपने बंगाल की विजय को नहीं समझा तो आप आगे आने वाले इतिहास में किस तरह से डेवलपमेंट होता है ये शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। चलिए बच्चों,
ये तो मैंने आप लोगों को छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि किस प्रकार से यहां पर आप लोगों को यूरोप पे ध्यान देना है। समझते हैं। यह है प्रथम कर्नाटक युद्ध। कब से कब तक चला है? तो 1740 से 1748 तक बच्चों यह युद्ध चला है। देखते हैं इसको। देखिए सुनिए बच्चों, अगर इस युद्ध को देखा जाए तो इस युद्ध में फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1740 से 1748 के बीच में, इस युद्ध में दो कारण आप लोगों को दिखाई देंगे। सबसे पहले तो यही बात आती है कि ये युद्ध हो क्यों रहा था। तो यहां पर अगर मैं प्रत्यक्ष यानी कि अगर मैं डायरेक्ट कारण देखूं इसका, जो इस समय की स्थिति में लाभकारी दिखाई देता है, तो सबसे पहला इसका कारण यह बनेगा कि यहां पर कर्नाटक में उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण यहां पर यह युद्धों की परिस्थिति बननी प्रारंभ हुई। तो पहला हम लोगों को डायरेक्ट कारण क्या दिखाई दिया कि कर्नाटक में उत्तराधिकारी का युद्ध चला, सक्सेसर वॉर हुआ यहां पर, यह उसके लिए संघर्ष हुए, जिसके कारण यहां पर फर्स्ट कर्नाटक वॉर आप लोगों को देखने को मिलती है। सही। लेकिन बच्चों मैंने यहां पर प्रत्यक्ष कारण लिखा है, इसका मतलब इसका अपोजिट अप्रत्यक्ष भी कहीं ना कहीं होगा। तो अप्रत्यक्ष कारण यह था कि यहां पर दो कंपनियां, फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों की दोनों इन युद्धों में भाग ले रही थी। अब मैंने आपको पीछे समझा के आया कि यूरोप में जब भी कुछ होगा तो यानी कि यहां पर दो कंपनियां आमने सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। और यूरोप में क्या हो रहा था इस समय पर? तो बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो 1740 के आसपास ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। अब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध 1740 में आरंभ हुआ तथा इस युद्ध में एक तरफ था फ्रांस और एक तरफ था इंग्लैंड। देखिए मैंने आप लोगों को पहली एक कंडीशन समझाई थी कि भैया यूरोप में अगर फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने आए तो यहां पर 100% श्योर होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों भी आमने सामने आएंगी। और बिल्कुल सेम ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि 1740 में ऑस्ट्रिया के युद्ध हुआ, इस युद्ध में ये दोनों आमने सामने हुए। इसी वजह से यहां पर एक अप्रत्यक्ष कारण बनता है इस कर्नाटक युद्ध में कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस की जो कंपनी थी भारत में इस समय पर, और जो इंग्लैंड की कंपनी थी जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ये दोनों के दोनों आमने सामने आकर खड़ी हो गई, या वर्चस्व की लड़ाई यहां पर शुरू हो गई। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भैया हम लोग आंग्ल और फ्रांसीसी की ही क्यों बात कर रहे हैं, हम लोग दूसरी कंपनियों की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो यहां पर आप लोग एक सेंटेंस में आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे शायद उस सेंटेंस को। ये सेंटेंस कहा गया है पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, क्योंकि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ी कंपनी थी, समुद्री शक्ति बेहतर थी, और वो वहीं से ही कमजोर होनी शुरू हो गई थी जब उसने वैवाहिक संबंध बनाए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। आप लोगों को मैंने बताया भी था किस प्रकार से वहां की रानी और यहाँ के राजकुमार की जो शादी हुई थी, राजकुमारी और राजकुमार की, तो वहीं से ही पुर्तगाली शक्ति कमजोर होने लगी। यहीं पर एक पुर्तगाली शक्ति का एक गवर्नर था, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, इसका नाम था अल्फोंसो डी सूजा। मैं लिख भी देता हूं आप लोगों को, अल्फोंसो डी सूजा। अगर आप इसको सुनोगे तो ये कहता है अपने सेंटेंस में कि जब पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एंट्री की तो उसके एक हाथ में तलवार थी तथा दूसरे हाथ में उसके पास जीसस की मूर्ति थी। जीसस आप सभी जानते हो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए इनका हिडन एजेंडा था। तो
तो मैंने आपको जब पुर्तगाली शक्ति पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर दो एजेंडे थे इनके, एक तो व्यापार बढ़ाना और दूसरा अपने जो धर्म विशेष है उसको फैलाना। तो इसने कहता है कि जब यहाँ पर पोर्तुगीज शक्ति भारत में एंट्री की तो इनके एक हाथ में तलवार थी तथा दूसरे हाथ में इनके पास क्रिश्चियन की मूर्ति थी, ठीक है। लेकिन जब ये भारत में आए तो इन्होंने पाया कि यहाँ पर सोना ही सोना था और सोना लपेटने के लिए यानी कि सोने से अपनी जेबों को भरने के लिए इन्होंने क्रिश्चियन में जो भगवान माने जाते हैं ईसा मसीह, उनकी मूर्ति को नीचे रख दिया और अपने एक हाथ से सोना उठा लिया। लेकिन उनको लगा कि अभी भी बेहद सोना बचा हुआ है और हमारे हाथ में आ नहीं पा रहा है इसमें, इसलिए इन्होंने दूसरी जो तलवार वाला हाथ था उस तलवार को भी नीचे रख दिया और दोनों हाथों में भारत से लूटा हुआ सोना ले आए। और ये कहता है यहां पर कि इसी का फायदा जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, जो हमारे कंपटीटर थे, उन्होंने उठाया और इस तरह से पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यानी कि यहां पर अब ये राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये केवल व्यापार पर अपना वर्चस्व रखेंगे, व्यापार के लिए सोचेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। सही ऐसा यहां पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हुआ, लेकिन यहां पर फ्रांसीसी को हराना इतना आसान नहीं था क्योंकि उनके पास था बच्चों कौन, तो उनके पास था डुप्ले, एक महान और प्रसिद्ध व्यक्ति, भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल देने वाला व्यक्ति। मैं आपको इसी घटनाक्रम को समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ये हमने पुर्तगालियों के लिए थोड़ा सा बात किया, लेकिन अब हम वापस लौटते हैं फ्रांसीसी और आंग्लो के बीच में। तो 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, इसमें फ्रांस और इंग्लैंड भाग ले रहे थे, जिसके कारण यहां पर भी युद्धों की कड़ी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। यहां पर युद्धों की कड़ी शुरू करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले अगर 1742 की मैं बात कर रहा हूं तो 1742 में एक तरफ है बच्चों फ्रांस और दूसरी तरफ है बच्चों इंग्लैंड, यानी यहां पर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है पांडिचेरी पर तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है मद्रास पर, ठीक है। यहां पर इन दोनों के अधिकार अलग अलग हैं तथा पांडिचेरी एवं मद्रास दोनों के दोनों किस राजा किस नवाब के अधीन आते हैं, तो ये आते हैं कर्नाटक के नवाब के अधीन, ये कर्नाटक में आ रहे हैं। सही, यहां पर अगर मैं पांडिचेरी में देखूं तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य इस पर था और इसका इस समय पर गवर्नर जो था वो था डुप्ले। ये रहा। और इस समय अगर मैं मद्रास में देखूं तो मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था और इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जो मद्रास में कार्यरत था उसका नाम था मोर्स, ठीक है। तो आप लोगों को गवर्नर्स के बारे में पता चला, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इनको भी। डुप्ले अगर देखा जाए तो ये बच्चों एक महान नेता, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट, साथ ही साथ में इसके अंदर दूरदर्शिता यानी कि आगे की सोच कर चलने वाला व्यक्ति, भरपूर मात्रा में इसके अंदर दूरदर्शिता भरी हुई थी। लेकिन इधर अगर मोर्स को देखो तो जब तक मोर्स यहां पर गवर्नर रहा तब तक अगर आप देखोगे तो हमेशा विजय किसकी हुई, तो डुप्ले की हुई। एट लास्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोर्स को बदलना पड़ा और उसकी जगह पर एक नया गवर्नर लेकर आएंगे। सही, यहां पर आप लोगों को पता चला कि 1742 के आसपास पांडिचेरी और मद्रास में यहां पर डुप्ले था और इस समय पर इधर मोर्स था, ठीक है। तो चलिए, ये थोड़ा बेसिक था जो मैंने आप लोगों को बताया किस प्रकार प्रथम कर्नाटक वॉर को गढ़ा जाएगा। अब हम इसकी कहानी शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार यहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। आगे देखिए बच्चों। देखिए, अब इसी समय हुआ क्या, जब यहां पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध 1740 में शुरू हुआ तो जो डुप्ले था ये बहुत बड़ा डिप्लोमेट था। इस डुप्ले ने आग्रह किया
किससे किया? तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से। ये कौन है? तो ये कर्नाटक के नवाब हैं। तथा यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास के गवर्नर मोर्स से। और आग्रह में इसने अनवरुद्दीन तथा मोर्स से यह कहा कि आप लोग दोनों के दोनों शांति बनाए रखिएगा तथा ऐसा कोई भी एक्ट मत कीजिएगा जिससे कि यहां पर शांति की जगह अशांति उत्पन्न हो जाए तथा युद्ध की परिस्थितियां बन जाए। अर्थात यहां पर अनवरुद्दीन एवं मोर्स को युद्ध न करने का आग्रह किया गया था। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि यह बहुत बड़ा नेता और साथ में एक डिप्लोमेट है। अगर आप डुप्ले की इस स्थिति को समझेंगे तो अनवरुद्दीन और मोर्स को जब ये आग्रह का पता चला तो ये दोनों के दोनों सोचने लगे कि डुप्ले यहां पर शांति चाहता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां पर बच्चों डुप्ले ने इसका आग्रह किया और आग्रह करने के बाद इस डुप्ले ने यहां पर अपनी सेना को संगठित कर लिया। अपनी जो आर्मी थी उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इकट्ठा कर लिया। सही। अब इसका मतलब डुप्ले ने अपनी सेना को संगठित किया आग्रह पर, लेकिन ये दोनों के दोनों ऐसा मान बैठे हैं कि डुप्ले शांति को चाहता है। इसका मतलब मोर्स की मूर्खता सामने आ रही है कि नहीं आ रही है? और अपने भारतीय राजा तो बचपन से ही यहां पर ऐसे थे कि इनके अंदर दूरदर्शिता का अभाव था। यहां पर इनके खून के अंदर ही दूरदर्शिता थी ही नहीं, इतने बुरे हालात थे इनके तो। ठीक है, चलिए अब यहां पर डुप्ले अपना खेल खेलना शुरू करने वाला है। इसके बाद जैसे यहां पर डुप्ले ने अपनी सेना को संगठित किया तो डुप्ले ने बच्चों क्या काम किया? मॉरिशस के गवर्नर थे लाब्रदेन। यहां पर मॉरिशस के गवर्नर थे लाब्रदेन। इन लाब्रदेन की सहायता से इसने क्या काम किया? मॉरिशस के गवर्नर प्लस डुप्ले अब दोनों मिल गए हैं और इन्होंने इनकी सहायता से मद्रास पर आक्रमण कर दिया। अब मद्रास में अभी आपको बताया कि मद्रास किसके हाथ में था? तो यह मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था तथा यहां का गवर्नर मोर्स था। ठीक है, लेकिन अब से बच्चों जब डुप्ले और लाब्रदेन ने मद्रास पर हमला किया तो यहां पर यह मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल गया तथा इस पर अधिकार किसका हो गया? तो डुप्ले प्लस लाब्रदेन का अधिकार होना चाहिए। सही, मैं यहां पर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डुप्ले और लाब्रदेन के बीच में जो संधि हुई थी उसके अकॉर्डिंग मद्रास का कुछ अधिकार लाब्रदेन को मिलना था तथा कुछ अधिकार डुप्ले को मिलना था। लेकिन यहां पर डुप्ले ने लाब्रदेन के साथ इस संधि को मद्रास जीतने के बाद समाप्त कर दिया तथा इसने लाब्रदेन को जो मद्रास का अधिकार मिलना था, जो राइट्स मिलने थे मद्रास पर, वो आज से नहीं दिए। समझ में आया आपको? यानी कि यहां पर ये मुकर गया। जैसे सभी यूरोपियंस मुकर जाते हैं वैसे यहां पर डुप्ले भी मुकर गया। अब लाब्रदेन को बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा कि डुप्ले ने मेरे साथ मक्कारी की है, मेरे साथ धोखा किया है। तो लाब्रदेन ने यहां पर क्या काम किया? यहां पर ये मोर्स के साथ मिल गया और लाब्रदेन ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत खाकर ये मद्रास के अपने जितने भी राइट्स थे सब किसको दे दिए? मोर्स को दे दिए। यानी कि ब्रिटिश के पास ये मद्रास फिर से चला गया। इसका मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कि डुप्ले के हाथ में मद्रास तो आया था लेकिन कुछ ही टाइम के लिए, क्योंकि लाब्रदेन ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत ली, या मैं कहूं गिफ्ट लिया। तो 4 लाख पाउंड की रिश्वत खाकर यह मद्रास वापस इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, लेकिन आप यहां पर देख रहे होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटा नुकसान हुआ है क्योंकि इसकी रिश्वत काफी ज्यादा है, 4 लाख पाउंड की रिश्वत है। ठीक है, अब डुप्ले यहां पर फिर से विचार करने लगा कि मद्रास तो मुझे चाहिए और मेरा था, तो इस पर किस प्रकार से अधिकार किया जाए मद्रास पर। अब इसने फिर क्या काम किया, देखिए जरा सुनिए। लाब्रदेन तो यहां से बाहर से चला गया है, अब इसका मतलब इसकी कोई भूमिका यहां पर नहीं रहेगी। लेकिन मोर्स और अनवरुद्दीन यहां पर इस समय पर भी है, और ये कौन है? ये है कर्नाटक का नवाब।
द नवाब ऑफ कर्नाटका। सुनिए, अब डुप्ले ने क्या काम किया, अनवरुद्दीन के साथ एक संधि की, कर्नाटक के नवाब के साथ, और इस संधि में यह कहा डुप्ले ने अनवरुद्दीन को कि अगर हम मद्रास जीत जाते हैं तो मैं मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनने के बाद उसके सारे के सारे अधिकार आपको दे दूंगा, यानी कि मद्रास आज से आपके अंडर में रहेगा। ऐसा डुप्ले ने यहां पर अनवरुद्दीन को वायदा दिलाया, ऐसा कहा, और अनवरुद्दीन ने भी इसकी बात को पूरी तरह साक्षर, यानी कि जैसा अक्षर इसने कहा वैसा ही इसने स्वीकार भी कर लिया। अब देखिए फिर से यहां पर इसके अंदर दूरदर्शिता की कमी नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले डुप्ले संधि कराया था लाब्रुद्दीन के साथ, लेकिन क्या डुप्ले ने लाब्रुद्दीन के साथ संधि निभाई? तो नहीं निभाई। इसका मतलब यहां पर डुप्ले तो वही आदमी है जो संधि नहीं निभा कर आया, तो यहां आपको लगता है कि इसके साथ भी संधि निभा बैठेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब डुप्ले ने फिर से यहां पर मद्रास पर आक्रमण किए तथा मद्रास को एक बार फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन लिया। अब मद्रास फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चला गया, इसका मतलब मद्रास पर अधिकार किसका? डुप्ले का, और डुप्ले की संधि के अनुसार इस पर अधिकार किसका? अनवरुद्दीन का। परंतु जैसे ही डुप्ले ने मद्रास को जीता तो अनवरुद्दीन को मद्रास दिया ही नहीं। इसका मतलब फिर से इसने संधि तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी? बिल्कुल तोड़ दी है। ये जैसा पहले कर रहा था वैसा ही इसने अनवरुद्दीन के साथ भी किया। इसलिए इतिहासकार तो कहते हैं कि लाब्रुद्दीन और अनवरुद्दीन एक दूसरे की मिरर इमेज थी, यानी कि यहां पर ये शीशे में खड़े होकर अगर आपको आपस में एक दूसरे को देखें तो ये समान ही मूर्ख होंगे, ठीक है, क्योंकि किसके साथ संधि कर रहे थे? डुप्ले के साथ संधि कर रहे थे। हालांकि अगर मैं पर्सनली देखूं तो अनवरुद्दीन की गलती ज्यादा है, क्योंकि डुप्ले पहले एग्जाम्पल सेट कर चुका है कि यह वादा खिलाफी करता है, अर्थात ये संधि को या फिर ट्रीटी को पूरी तरह से नहीं मानता है, ठीक है। अब अनवरुद्दीन को बड़ा गुस्सा आया कि इसने मेरे साथ भी वादा खिलाफी कर दी, संधि को नहीं माना। इसलिए अनवरुद्दीन ने क्या काम किया, अपने लड़के को एक बड़ी सी सेना के साथ तैयार किया, और उस लड़के का नाम था महफूज खां। और महफूज खां जो इसका अनवरुद्दीन का लड़का था, उसको बड़ी सी सेना के साथ तैयार किया और भेज दिया कि जाओ आप फ्रांसीसी शक्ति के साथ लड़ो, ठीक है। यहां पर इसका बेटा भी चला, और इसी युद्ध को बच्चों कहते हैं अडियार का युद्ध, क्योंकि ये कहां हो रहा था? तो अडियार में हो रहा था। मैं इसको मिटा रहा हूं पूरा। द बैटल ऑफ अडियार। इसमें एक तरफ था महफूज खां, तथा दूसरी इसमें तरफ था बच्चों कौन? तो फ्रांसीसी, ठीक है। यहां पर अडियार का युद्ध हुआ फ्रांसीसी तथा महफूज खां के बीच में, और फ्रांसीसियों का गवर्नर आप सभी को पता है डुप्ले है इस समय पर। तो यहां पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध में अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब का लड़का महफूज खां यहां पर मारा गया, और कौन जीत गया? फ्रांसीसी जीत गए। बच्चों ये युद्ध तुम छोटा मत समझना, ये युद्ध भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल देने वाला युद्ध था, क्योंकि यहां पर महफूज खां के पास ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ी सेना थी, परंतु फ्रांसीसियों के पास सेना ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन हां, यहां पर ये फ्रांसीसी युद्ध क्यों जीत गए? क्योंकि सेना बड़ी है इसलिए जीत गए क्या, या फिर सेना छोटी है इसलिए जीत गए क्या? तो मैं बताना चाहता हूं तुम लोगों को कि यहां पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को इसलिए जीत गई है, यहां पर इसका ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर जो सैनिकों को वेतन टाइम पे दिया जाएगा, सैनिक पूरी तरह से संगठित होंगे, तो कम सैनिक भी बड़े से बड़े युद्ध को जीतने में सफल हो सकते हैं तथा सक्षम हो सकते हैं। यह युद्ध इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहां पर भारतीय इतिहास में बनकर निकलता है। आगे चलकर जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा आप लोगों का, तब यहां पर आप लोग देखोगे कि रॉबर्ट क्लाइव और साथ में डुप्ले इस युद्ध से सीख लेंगे और अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा संगठित करेंगे। इसलिए कहा जाता है एक सेंटेंस कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शासन किया था, उनको गुलाम बनाकर रखा था,
क्यों? क्योंकि अंग्रेजी या फिर मैं फ्रांसीसियों की बात करूं तो उनके सैनिक भारतीय राजाओं से ज्यादा संगठित थे, ऑर्गेनाइज थे, क्योंकि उनको सैलरी जो वेतन होता था वो टाइम पर मिलता था। बाकायदा भारत के जो सैनिक थे, जो भारतीय नवाब या फिर सुल्तान के यहाँ पर काम किया करते थे, उनको वेतन टाइम से नहीं मिलता था, उनकी प्रॉपर ड्रेस नहीं थी, वे पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज थे, असंगठित थे। यहां पर एक युद्ध हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, यहां पर जब फ्रांसीसियों ने महफूज खां को हरा दिया, इसका मतलब इन्होंने सीधा सीधा कर्नाटक के नवाब को हरा दिया है। इसलिए बताओ फ्रांसीसियों के हौसले इस युद्ध से बुलंद होंगे कि नहीं होंगे? और भाई साहब यहां पर फ्रांसीसियों के हौसले इतने बुलंद हुए कि इन्होंने पंडुचेरी के नजदीक एक ब्रिटिश फैक्ट्री थी जिसका नाम था सेंट फोर्ड डेविस। यहां पर इन्होंने फ्रांसीसियों ने इसके बाद महफूज खां को हराने के बाद, क्योंकि हौसले बुलंद थे, इसलिए फ्रांसीसियों ने क्या काम किया, इस पर हमला कर दिया, ठीक है। इसको चारों ओर से घेर लिया गया। अब देखो यहां पर फ्रांसीसी सीधे सीधे टक्कर ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? तो ब्रिटिशर से ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि ये सीधे सीधे टक्कर लेने के लिए चले गए ब्रिटिशर्स से, ठीक है जी। आगे देखिए यहां पर लेकिन सेंट फोर्ड डेविस पे तो इन्होंने कब्जा करने की कोशिश बहुत किया फ्रांसीसियों ने, डुप्ले ने, लेकिन डेढ़ साल तक ये इस पर कब्जा डाले रखे, परंतु यहां पर ये इसको पूरी तरह से जीत नहीं सके, क्योंकि 2.5 साल काफी लंबा समय होता है। इसलिए इंग्लैंड से अंग्रेजों की मदद करने के लिए और सेना यहां पर भेज दी गई, और जैसे यहां पर सेना भेजी गई तो आगे चलकर फ्रांसीसियों ने अपने कदम यहां से वापस खींच लिए, ठीक है। इसका मतलब फ्रांसीसी यहां पर कब्जा करना तो चाहते थे परंतु कब्जा नहीं कर पाए थे। चलिए आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में कर्नाटक युद्ध की आड़ में, युद्ध तो इतना सा था देखिए बस, भारत में कर्नाटक युद्ध की आड़ में ये जो फ्रांसीसी हैं और जो ब्रिटिश हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया इनके लड़ने का मुख्य कारण क्या है, तो इनके इस युद्ध में 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसके कारण यहां पर ये लड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलकर क्या हुआ। जैसे यहां पर ये इन्होंने अपने कदम वापस खींचे तो उस समय का टाइम था 1748, और 1748 में बच्चों यहां पर एक संधि हुई। बेसिकली यहां पर नहीं, यूरोप में संधि हुई, क्योंकि आप सभी जानते हो यूरोप में एक युद्ध चल रहा था। तो 1748 में यूरोप में एक संधि हुई जिसका नाम है एक्स ला सापेल की संधि, द ट्रीटी ऑफ एक्स ला सापेल, ठीक है जी। और इस संधि में क्या काम कहा गया, इस संधि में यहां पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध जो चल रहा था 1740 से जो स्टार्ट हुआ था उसको विराम किया गया, तथा बराबर बराबर हिस्सेदारी फ्रांस तथा इंग्लैंड में बांट दी गई। अब भैया क्वेश्चन ये उठता है कि 1748 में एक्स ला सापेल की संधि में फ्रांस तथा इंग्लैंड को क्या क्या मिला, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि मद्रास पर किसका कब्जा हो चला था, तो फ्रांसीसियों का हो चला था। इसलिए यहां पर इस संधि के अकॉर्डिंग इंग्लैंड को मद्रास वापस लौटा दिया गया, अर्थात आज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में हो गया मद्रास। तो इसमें फ्रांस को क्या मिला, तो यहां पर अगर मैं अमेरिका में देखूं तो अमेरिका में एक जगह है लुइसबर्ग, तो अमेरिका में लुइसबर्ग को अगर मैं देखूं तो यहां पर लुइसबर्ग को किसको दे दिया गया, फ्रांसीसियों को दे दिया गया, ठीक है। तथा यहां पर यह कहा गया कि आज से हम युद्ध नहीं करेंगे, या फिर भारत में भी जो युद्ध स्थिति चल रही है ब्रिटिश तथा फ्रांस के बीच में, इनको भी हम समाप्त कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब 1740 में यहां पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के साथ जो यूरोप में चल रहा था, यहां पर कर्नाटक का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें फ्रांसीसी तथा इंग्लैंड ने अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली भाग लिया था, सीधे सीधे इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन आखिरकार लड़ाई इनके बीच में ही हो रही थी, ठीक है। तथा 1748 तक आते आते एक्स ला सापेल की संधि हुई,
जिसकी वजह से भारत में फ्रांस और इंग्लैंड में जो आपस में मनमुटाव चल रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वे भी यहां पर 1748 में इस संधि के साथ वो समाप्त हो गए। ठीक है, ये था पूरा का पूरा फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1740 टू 1748 तक। चलिए बच्चों, अब यहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध था, अब दूसरा कर्नाटक वॉर देखते हैं हम लोग। सत्रह सौ 1751 से 1755 तक। यहां पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 तक चला। अब इसको समझने के लिए आपको भारतीय परिदृश्य में ही समझना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड कर्नाटक युद्ध की बात करूं और इससे पहले फर्स्ट कर्नाटक युद्ध की बात करूं, तो सबसे बड़ा इनमें डिफरेंस देखने को यह मिलता है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा था उसमें फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग ना लेकर इनडायरेक्टली वे में, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग ले रही थी। लेकिन यहां पर जब सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ तो इसमें इन्होंने भारतीय आंतरिक राज्य में हस्तक्षेप किया। जो भारत में आंतरिक सिचुएशन बन रही है उसमें इन दोनों कंपनियों ने बेहद हस्तक्षेप किया, जिसके कारण यहां पर सेकंड कर्नाटक वॉर चला। सॉरी, देखिए सुनिए, अब इसकी स्थिति किस प्रकार से पैदा हुई उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद का जो निजाम था उनकी मृत्यु हुई। हैदराबाद का निजाम था असफ जहां निजामुल्क, उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके दो लड़के थे, जिनमें से एक का नाम था नासिर जंग और दूसरे का नाम था मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हुई और उसमें नासिर जंग और मुजफ्फर जंग जो लड़के थे इन्होंने दोनों ने यह कहा कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा और इसने कहा कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। इसका मतलब यहां पर हैदराबाद की गद्दी के लिए बच्चों उत्तराधिकारी के युद्ध शुरू हो गए। इनमें से एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू था नासिर जंग का और एक पॉइंट ऑफ व्यू था मुजफ्फर जंग का। ठीक है, इधर हैदराबाद की जो समस्या थी उससे कर्नाटक भी अछूता नहीं रहा। इधर अगर मैं कर्नाटक में देखूं तो कर्नाटक में अभी अभी आपने पढ़ा फर्स्ट कर्नाटक वॉर में कि यहां पर जो यहां का नवाब था उनका नाम था अनवरुद्दीन। ये इस समय के प्रेजेंट नवाब हैं कर्नाटक के। ठीक है, परंतु यहां पर भी एक समस्या सामने आई कि जो कर्नाटक के अनवरुद्दीन से पहले वाले नवाब थे जिनका नाम था दोस्त अली, ये कर्नाटक में अनवरुद्दीन से पहले शासन किया करते थे दोस्त अली। इन दोस्त अली का जो दामाद है बच्चों, जिनका नाम है चांद साहब, ये चांद साहब ये कहने लगा कि मैं कर्नाटक का असली वारिस हूं, इसलिए मैं कर्नाटक की गद्दी पर बैठूंगा। ठीक है, कर्नाटक का नवाब मैं बनूंगा। लेकिन इधर अगर देखा जाए तो अनवरुद्दीन यहां पर इस गद्दी पर बैठा हुआ था, इसलिए यहां पर भी आगे चलकर कर्नाटक की गद्दी पर कौन आसीन होगा, यहां पर यह समस्या भी पैदा हो गई।
इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि हैदराबाद में एक समस्या है और एक समस्या है कर्नाटक में। लेकिन अगर आप इन समस्याओं को गौर से देखोगे तो ये भारत का एक अंदरूनी मामला है, भारत के राज्यों का एक अंदरूनी यानी कि आंतरिक मामले हैं, इंटरनल मैटर्स हैं। इसमें कोई बाहरी शक्ति तो हमारे हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, परंतु यहां पर आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में आपस में बनती ही नहीं थी, जिस कारण इन्होंने भारतीय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इसने क्या काम किया, या फिर इन दोनों ने क्या काम किया, जरा आप सुनिए। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में आपस में बंटवारा हुआ और नासिर जंग को साथ मिला ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का, और मुजफ्फर जंग को, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, यहां पर नासिर जंग को अगर ब्रिटिश का साथ मिलेगा तो मुजफ्फर जंग को इसका जस्ट अपोजिट यानी किसका साथ मिलेगा, तो फ्रेंच का, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ मिला। ठीक है, इधर अगर मैं कर्नाटक को देखूं तो अनवरुद्दीन को साथ मिला अंग्रेजों का, और साथ ही साथ में दोस्त अली के जो दामाद था चांद साहब, इस चांद साहब को किसका साथ मिला, तो बच्चों फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, या फ्रांस का कह लो। तो यहां पर देखो दो हिस्से, दो धड़े आपस में बट गए। इधर नासिर जंग और इधर अनवरुद्दीन दोनों ब्रिटिश के खेमे में चले गए, और चांद साहब और मुजफ्फर जंग दोनों के दोनों फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के खेमे में पहुंच गए हैं। सही। अब इस समय भी कौन काम आएगा, तो इस समय सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपका डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी अभी तक सबसे बढ़िया भारत में किसकी है, तो वो डुप्ले की है। तो आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार डुप्ले ने अपनी डिप्लोमेसी से यहां पर कार्य किया है। अब मैं आपको एक बार और लिख देता हूं, यहां पर ये है अंग्रेजों के खेमे, ब्रिटिशर्स के, और ये हैं बच्चों फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के खेमे। इसमें कौन कौन है, तो इधर हैं बच्चों हमारे अनवरुद्दीन, और नासिर जंग। इधर कौन कौन है, तो इधर आपका है एक मुजफ्फर जंग, और साथ में चांद साहब। देखिए समझिए, यहां पर जो डुप्ले था वो इस पूरी कमान को देख रहा था, तथा डुप्ले अंग्रेजों को नब्ज पकड़ना अंग्रेजों की भली भांति जानता था। डुप्ले यहां पर कहने लगा कि मुजफ्फर जंग अलग है और चांद साहब अलग है। मुजफ्फर जंग हैदराबाद तथा चांद साहब कर्नाटक, लेकिन अगर ये दोनों अपनी अलग अलग पावर का यूज न करके अगर इकट्ठा एक साथ आ जाएं तो हम इन दोनों से अलग अलग बेहतर शक्ति बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा ही किया गया। डुप्ले ने क्या काम किया, मुजफ्फर जंग और चांद साहब की आपस में संधि करवा डाली, और इस संधि में क्या था कि चांद साहब और मुजफ्फर जंग साथ ही साथ में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है ये तीनों मिलकर लड़ेंगी इन सब से। सही। अब देखो ये तो यहां पर में संधि कर बैठे हैं, लेकिन इन्होंने, अंग्रेजों ने इनकी संधि नहीं करवाई, इसका मतलब इन तीनों की सेना अलग अलग लड़ने वाली है। अब भैया यहां पर सबसे पहले इनकी संधि करवा के इसने क्या काम किया, डुप्ले ने अनवरुद्दीन पर हमला करवा दिया। अब जैसे अनवरुद्दीन पर हमला हुआ, वहां से डबल सेना आ रही है और यहां से अनवरुद्दीन की सेना अकेली है। अब अनवरुद्दीन की सेना अकेली होगी तो जाहिर सी बात है, आप लोग सभी जानते भी होंगे, इस युद्ध में हारेगा कौन, तो अनवरुद्दीन हार जाएगा। इसी युद्ध को बच्चों अंबर का युद्ध कहा जाता है, द बैटल ऑफ अंबर। ठीक है, इस युद्ध को अंबर का युद्ध कहा जाता है, और यह हुआ है 3 अगस्त 1749 को। इस युद्ध में एक तरफ था अनवरुद्दीन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, इधर आपको मैंने बता चुका हूं, और दूसरी तरफ थे चांद साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांस। चांद साहब ले लेते हैं। यहां पर अनवरुद्दीन को हरा दिया गया, और कौन जीत गए इस युद्ध में, तो चांद साहब इस युद्ध में जीत गए। ठीक है,
अब भैया बताइए, यहाँ पर कर्नाटक की गद्दी अनवरुद्दीन के हारने के बाद खाली हो गई और कर्नाटक की गद्दी पर आज से कौन बैठेगा? तो चांद साहब बैठेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी आपको बात समझ में आ रही होगी कि चांद साहब अनवरुद्दीन को हराकर कर्नाटक की गद्दी पर बैठा, परंतु चांद साहब कर्नाटक की गद्दी पर फ्रांसीसियों की हेल्प से या फिर डुप्ले की सहायता से बैठा। यस के नो? अगर चांद साहब डुप्ले की सहायता से बैठेगा तो इसका मतलब चांद साहब फ्रांसीसियों से प्रसन्न होगा, खुश होगा, और खुश ही होकर कुछ ना कुछ उपहार फ्रांसीसियों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे बच्चों। तो यहां पर इसने क्या काम किया? चांद साहब जैसे ही कर्नाटक की गद्दी पर बैठे तो इन्होंने पंडुचेरी के नजदीक एक बहुत बड़ा क्षेत्र किसको दे दिया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसका मतलब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक नई पॉलिसी निकल कर आ रही है। अगर आपको अपने साम्राज्य विस्तार करना है तो पहला या तो विवाह करके कर सकते हैं, दूसरा युद्ध करके कर सकते हैं, या फिर तीसरा यहां पर राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बाद भी या फिर इनसे सहायक संधि रखने के बाद भी आप लोग अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। ये बात सीधी सीधी किसको समझ के आई? तो ये बात सीधी सीधी अंग्रेजों को और साथ ही साथ में फ्रांसीसियों को समझ में आ गई थी बच्चों। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि चांद साहब कर्नाटक के नवाब बन गए हैं। ठीक है, अब जरा सुनिए, अनवरुद्दीन तो नहीं रहे हैं। ठीक है, अब अनवरुद्दीन नहीं रहे हैं तो सिर्फ बचा कौन है? नासिर जंग। अब नासिर जंग की सहायता से बच्चों 1750 में अंग्रेजों ने एक बार फिर से कोशिश की और नासिर जंग की हेल्प से इन्होंने अटैक कर दिया। कहां पर? तो भैया इन्होंने अटैक कर दिया कर्नाटक पर। ठीक है, किसकी सहायता से? नासिर जंग की सहायता से। नासिर जंग जैसे ही कर्नाटक पहुंचा तो इसने सबसे पहले गिरफ्तार किया मुजफ्फर जंग को, क्योंकि आप सभी जानते हो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में तो दुश्मनी थी पहले से। हैदराबाद का निजाम जब मरा था तो ये दोनों उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, इसलिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में काफी खटास थी आपस में रिश्तों में, इसलिए सबसे पहले नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को गिरफ्तार कर लिया। अब मुजफ्फर जंग जैसे गिरफ्तार हुआ, इसका मतलब यह रहा कि यहां पर चांद साहब की सेना कमजोर पड़ गई है। यह कर्नाटक चांद साहब के हाथों से फिसलने वाला है, जाने वाला है। लेकिन डुप्ले यहां पर फिर से काम आ गया। और डुप्ले ने क्या काम किया? डुप्ले ने जो नासिर जंग के साथ जो अधिकारी थे, इसके जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इन अधिकारियों को खरीद लिया, कुछ प्रलोभन दिया और प्रलोभन देकर ये अधिकारी किसके खेमे में चले गए? तो इधर वाले खेमे में चले गए। और जैसे ये इधर वाले खेमे में गए तो इन्हीं अधिकारियों ने नासिर जंग की हत्या कर डाली। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर अंग्रेजों के खेमे में जो अनवरुद्दीन था और नासिर जंग था, ये दोनों के दोनों मारे गए हैं। ये दोनों की एक की तो हत्या कर दी गई तथा एक युद्ध मैदान में मारा गया। यहाँ पर ये मारे गए तो मात्र डुप्ले की पॉलिसी के कारण। आप लोग जानते हो कि जब नासिर जंग कर्नाटक आया था तो चांद साहब के हाथों से कर्नाटक बस फिसलने ही वाला था। अगर डुप्ले यहाँ पर इसके अधिकारियों को नहीं खरीदता तो शायद कर्नाटक नासिर जंग या फिर अंग्रेजों के खेमे में चला जाता। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं रही होगी। आगे चलिए, यहाँ पर नासिर जंग मारा गया है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही बच्चों यहां पर मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी गई। ठीक है, और मुजफ्फर जंग भी चला गया यहां से, इधर चांद साहब भी चले गए यहां से। तो यहां पर आगे चलकर क्या काम किया? जो डुप्ले था उसने बच्चों नासिर जंग के भाई सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। तो हैदराबाद का निजाम कौन बना? आगे चलकर ना गद्दी नासिर जंग को मिली ना मुजफ्फर जंग को मिली, क्योंकि नासिर जंग की हत्या करने के बाद मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी गई, तो दोनों के दोनों चल बसे। इसलिए हैदराबाद का निजाम उसको बनाया जो किसके खेमे में रहेगा? जो फ्रांसीसियों खेमे में रहेगा। इसलिए डुप्ले ने नासिर जंग के भाई सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को ये समझ में आया पूरी तरह से। अब आगे देखिए, आगे की कंडीशन बदल जाती है, ये मैं मिटा रहा हूं।
देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर मोर्स था, लेकिन 1751 में अंग्रेजों ने अपने गवर्नर को परिवर्तित कर दिया तथा यहाँ पर अंग्रेजों का गवर्नर जो बनकर आया उसका नाम था सैंडर्स। जो सैंडर्स था ये 1751 में अंग्रेजों का एक नया गवर्नर बनकर आया और इसको चार्ज दिया गया मद्रास का, यानी कि आज से ये कहाँ पर काम करेगा, तो मद्रास में काम करेगा। और इसके अपोनेंट में बिल्कुल इसके विपरीत बैठा हुआ था लॉर्ड डुप्ले। डुप्ले भी यहाँ पर कार्यरत था। तो ये दोनों के दोनों आपस में विचार विमर्श करेंगे कि किस प्रकार से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही बच्चों 1751 में पहुंचा तो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है त्रिचनापल्ली। यहां पर 1751 में जैसे ही सैंडर्स एक नया गवर्नर आया, एक नई विचारधारा थी, उसके पास नई नीतियां थी, इसने क्या काम किया, त्रिचनापल्ली पर घेरा डालने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। ठीक है, अब आप सभी जानते हो कि यहां पर उत्तराधिकारी के जो युद्ध चल रहे थे उनमें पीछे से ब्रिटिश और फ्रांस थे, परंतु आगे फेस किसी और का था। जैसे कभी चांद साहब का फेस हुआ, कभी मुजफ्फर जंग का फेस हुआ, कभी नासिर जंग का फेस हुआ, कभी अनवरुद्दीन का फेस हुआ, तो आगे फेस किसी और का था। ठीक है, यहां पर एक तरफ फिर से वही अंग्रेज थे और दूसरी तरफ बच्चों फ्रांसीसी थे, लेकिन फेस किसी और का रखेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब फेस यहां पर किसका था, तो मोहम्मद अली का था। ठीक है, और यहां पर आप सभी जानते हो कि चांद साहब अभी भी कर्नाटक की गद्दी पर बरकरार हैं। ठीक है, यहां पर मोहम्मद अली अंग्रेजों की सेना की सहायता के साथ त्रिचनापल्ली पर घेरा डालने आया। जब चांद साहब को इस बात का पता चला तो चांद साहब ने भी अपनी कुछ सेना त्रिचनापल्ली भेजी, तथा फ्रांसीसियों को जब इस बात का इल्म हुआ, पता चला, तो इन्होंने भी अपनी सेना को यहां पर भेज दिया। अब ये फिर से एक दूसरे के वर्सेस यानी कि अपोजिट में आके खड़े हो गए हैं, यहां पर फिर से युद्ध चल रहे हैं। इसी समय भारतीय इतिहास के लिए एक मोड़ आया, और यहां पर मोड़ में क्या आया, इस समय सैंडर्स जो था वो मद्रास का गवर्नर था, लेकिन इस मद्रास के गवर्नर को रॉबर्ट क्लाइव ने, अब रॉबर्ट क्लाइव की सुनिए तुम। रॉबर्ट क्लाइव बच्चों एक क्लर्क के रूप में यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बनकर आया था, एक क्लर्क लिपिक बनकर आया था ये एक, लेकिन इतना दिमाग से तेज था कि आगे चलकर ये सेनापति के रूप में कार्य करेगा, और आगे चलकर तो कहीं कहीं इसको गवर्नर के रूप में भी लिखा जाएगा। इसका मतलब क्लाइव बहुत चालाक था। ठीक है, अब आप सुनिए जरा ध्यान से। देखिए, यहां पर रॉबर्ट क्लाइव सैंडर्स को यहां पर एडवाइस देते हुए कहता है, सलाह देते हुए कहता है, क्योंकि आप ऐसा कीजिए कि त्रिचनापल्ली तो अपनी सेना को यानी कि फ्रांसीसी और अपनी सेना को बिजी रखिए, साथ ही साथ में आप कर्नाटक की राजधानी पर अटैक कर दीजिए। और उस समय कर्नाटक की राजधानी थी आर्कटक। ठीक है, यानी कि यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने सैंडर्स को सलाह दी कि आप कर्नाटक की राजधानी पर अटैक कीजिए, और सैंडर्स ने जब ये सलाह को माना तो ये मानते हुए कहा कि रॉबर्ट क्लाइव क्यों ना ऐसा किया जाए, तुमको ही वहां पर भेज दिया जाए, तुम ही सेनापति बनकर जाओ और तुम ही वहां पर अटैक करो। इसने ऐसा ही किया बच्चों। यहां पर ये कर्नाटक की राजधानी में रॉबर्ट क्लाइव सेनापति बनाया गया, और सेनापति बनाकर इधर इन्होंने हमला शुरू किया। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये तो सब कुछ चल ही रहा है इधर। ठीक है, ये है कर्नाटक की राजधानी, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ठीक है, अब इस कर्नाटक की राजधानी को घेरा है किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अब कर्नाटक की राजधानी घिर गई है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब इस समय कर्नाटक का जो नवाब है उसका नाम है चांद साहब।
अब चांद साहब ने क्या काम किया, जैसे ही इसको पता चला कि क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी आर्कटक को घेर लिया है, तो इसलिए क्या किया इसने अपने पुत्र यानी अपने लड़के रजा खां को कुछ सेना दी और सेना देकर कहा कि तुम भी यहां पर जाओ और इनसे फाइट लो यानी कि युद्ध करो। अब भैया यहां पर रजा खां पहुंचा और रजा खां ने भी इनको घेर लिया। ये किसका लड़का था, तो ये चांद साहब का लड़का था, ठीक है। अब रजा खां ने भी यहां पर इनको चारों ओर से घेर लिया, क्लाइव को चारों ओर से घेर लिया गया। अब क्लाइव जैसे चारों ओर से घिरा तो क्लाइव को अपने कदम थोड़े से पीछे खींचने पड़े, लेकिन बच्चों पूरी तरह से पीछे नहीं खींचने पड़े। यहां पर थोड़े से अपने कदम पीछे खींचने का मतलब ये नहीं है कि वो वहां से कब्जा हटा रहे हैं या हार मान रहे हैं। इसी समय कुछ समय का जब इंतजार किया गया तो इसी समय यहां पर एक ब्रिटिश कमांडर पहुंचे जिनका नाम था मेजर लॉरेंस। और ये मेजर लॉरेंस ने क्या काम किया, रजा खां को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके बाद जैसे ही रजा खां को लगने लगा कि अब क्लाइव और मेजर लॉरेंस यहां पर हार नहीं मानेंगे या फिर इनकी सेना इनको हरा नहीं पाएगी, इसलिए रजा खां यहां पर अपना कब्जा छोड़कर चला गया। और जैसे ही रजा खां अपना कब्जा छोड़कर जाएगा तो आज से कैपिटल ऑफ कर्नाटक किसके हिस्से में आ जाएगी, तो क्लाइव या मेजर लॉरेंस अर्थात अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटिशर्स के हिस्से में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने पूरा ये देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर ये कर्नाटक की राजधानी आर्कटक को हथिया लेते हैं या फिर इस पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अब कर्नाटक की राजधानी के बाद किसकी बारी थी, तो त्रिचनापल्ली की बारी थी। अब चलिए त्रिचनापल्ली की ओर चलते हैं। आप सभी जानते हो कि वहां पर चांद साहब प्लस फ्रांसीसी और एक तरफ मोहम्मद अली प्लस ब्रिटिश वहां पर घेरा डाले खड़े हैं। अब इसी समय स्थितियों में फिर से बदलाव हुआ बच्चों। स्थितियों में पूरी तरह से फिर से बदलाव हुआ और स्थितियों में जैसे ही बदलाव होगा तो एक तरफ था कौन, तो चांद साहब प्लस यहां पर क्योंकि फ्रांसीसी इनकी मदद के लिए आए थे और फ्रांसीसियों में कौन आया था, तो कमांडर ला। ये इनकी मदद के लिए यहां आए थे। दूसरी तरफ त्रिचनापल्ली में बच्चों पहुंचे क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और आप सभी जानते हो कि रॉबर्ट क्लाइव की मदद करने के लिए कैपिटल ऑफ कर्नाटका में कौन आया था, तो मेजर लॉरेंस। तो यहां पर चांद साहब और कमांडर ला और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से थे क्लाइव और मेजर लॉरेंस। मोहम्मद अली भी खैर इनके साथ ही था। इस युद्ध में ये जीत गए और ये दोनों हार गए, ठीक है। चांद साहब यहां से भागने में सक्षम रहे लेकिन आगे चलकर इनकी हत्या कर दी गई, इनको भी मार दिया गया। अब इसका मतलब यहां पर क्लाइव या मेजर लॉरेंस जीत गए, अर्थात कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को एक बड़ा नुकसान हुआ और साथ ही साथ में इस युद्ध में बढ़त बना ली किसने, तो अंग्रेजों ने बढ़त बना ली। सही, ये 1751-53 के आसपास की घटनाओं के बारे में मैं आप लोगों को वर्णन कर रहा हूं। अब क्योंकि यहां पर मोहम्मद अली के नेतृत्व में इन्होंने यहां पर अटैक किया था, इस वजह से कर्नाटक का नवाब किसको बना दिया गया, तो मोहम्मद अली को आज से कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। और ये कर्नाटक का नवाब जो मोहम्मद अली है, ये इस बार फ्रांसीसियों के खेमे में नहीं है, बल्कि ये किसके पाले में है, तो ये ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों के पाले में मोहम्मद अली है, ठीक है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसी समय डुप्ले भी अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहा था तथा यह मराठाओं एवं मैसूर जैसे राजाओं को इकट्ठा कर रहा था, जिससे ये वहां की शक्ति को इकट्ठा करके अंग्रेजों पर हमला या फिर कर्नाटक पर हमला कर सके। लेकिन उसी समय पर 1754 में 1754 में बच्चों फ्रांस इसकी डुप्ले की नीतियों से तंग आ गया और 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। शायद ये सबसे बेकार मैं मानता हूं नीति फ्रांस की, क्योंकि डुप्ले को बुलाना इस समस्या का हल नहीं था। अभी तक जो फ्रांस कंपनी टिकी हुई थी भारत में, वो केवल और केवल किसकी वजह से टिकी हुई थी, तो डुप्ले की वजह से। अन्यथा अंग्रेज इनको पहले हरा देते, ठीक है।
खैर, जब डुप्ले यहां पर 1754 में वापस गया तो यहां पर एक नया फ्रांसीसी गवर्नर आया बच्चों, जिसका नाम था गोडह्यू। ये यहां पर एक नया गवर्नर आपके सामने 1754 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आया। सही। और ये गवर्नर मैं आप लोगों को बताऊं तो पूरी तरह से दूरदर्शी था, यानी इसके पास दूर की सोच के चलने वाली ताकत नहीं थी। ये डुप्ले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, कूटनीतिक नहीं था, नेता नहीं था, इसके पास डिप्लोमेसी वैसी नहीं थी जैसी डुप्ले के पास थी। और जैसे ये यहाँ पर आया तो इसने अंग्रेजों के साथ एक संधि करने का प्रस्ताव किया, और संधि, इसी संधि को हम पंडुचेरी की संधि कहते हैं, जो 1755 में हुई। द ट्रीटी ऑफ पंडुचेरी, चेरी की संधि। इसमें दो पक्ष थे, आप सभी को पता होगा, फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश। यहां पर इस संधि ने बच्चों, डुप्ले ने जितना भी कार्य आज तक भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को गठित करने में लगाया था, वो सब कार्य पर पानी फेर देने वाली ये संधि थी। इस संधि में कुछ इस प्रकार के यहाँ पर विचार विमर्श किए गए, इस प्रकार के ड्राफ्ट बनाए गए इसके, जो फ्रांसीसियों की शक्ति को कम कर रहे थे तथा ब्रिटिश की शक्ति को भारत में बढ़ा रहे थे। अब क्या क्या थे वे? तो यहां पर अगर मैं पहला देखूं तो इस संधि में यह कहा गया था कि जो भारत के इंटरनल मैटर होंगे, तो जो भारत के स्टेट यानी राज्यों के जो इंटरनल मैटर होंगे, उनमें आज से दोनों कंपनियों में कोई भी कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहला ये। दूसरा यहां पर यह कहा गया कि जो फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र जीते हैं, वो जीते हुए क्षेत्र वापस उनको लौटा दिए जाएंगे। दूसरा यहां पर यह कहा गया था। तथा तीसरा यहां पर यह कहा गया था कि अगर जो दोनों देशों की सरकारें इस ट्रीटी को मानने के लिए राजी होंगी, तो ये पंडुचेरी की जो ट्रीटी है बच्चों, ये पूरी तरह से परमानेंट ट्रीटी बन जाएगी, यानी कि स्थायी संधि बन जाएगी। परंतु ऐसा हो ना सका। आप लोग देखोगे आगे चलकर 1756 के आसपास सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर बैटल शुरू होंगे, जिनमें एक तरफ फिर से फ्रांस और इंग्लैंड आएगा, जिससे कि ये संधि भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी ये संधि भी नहीं रहने वाली है। ये था बच्चों सेकंड कर्नाटक वॉर, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अब आते हैं हम तीसरे वॉर में। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे हेडिंग इसी से चल रहा है। यहां पर इन दोनों के बीच में ही आपस में खींचातान चल रही है। अब आता है बच्चों कर्नाटक का थर्ड वॉर, तृतीय युद्ध। जो कर्नाटक का थर्ड वॉर था, ये अति महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसने निश्चित कर दिया कि भारत में कौन अपना साम्राज्य स्थापित करेगा तथा कौन नहीं करेगा। तथा यह चला 1758 से 1763 तक। 1758 टू 1763 तक कर्नाटक का तृतीय युद्ध चला है बच्चों। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भैया कि ये कर्नाटक के युद्ध क्यों हो रहे थे, तो इसमें यूरोप का एक बहुत बड़ा हाथ था। अपने पहला युद्ध देखा कर्नाटक का, तो उसमें पाया कि वहां पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ, तो यहां पर भी कंपनी आपस में लड़ने लगी। इसी समय पर कर्नाटक के युद्ध तृतीय भी इसी तरह से हमको मिलता है देखने को। 1756 के आसपास यहां पर सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुए यूरोप में। 7 ईयर बैटल हुए। इसमें दो कंपनियां आमने सामने आ गई, या दो देश आमने सामने आ गए। एक का नाम था फ्रांस तथा एक का नाम था ब्रिटेन। और अगर जो फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में आमने सामने आएंगे, तो भारत में उनका आमने सामने आना या फिर आपस में लड़ना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, वे आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है जी। और इसी वजह से यहां पर लड़ाई होती है, और उस लड़ाई को समझने के लिए आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए जी, सत्रह में फ्रांसीसियों को लगने लगा कि शायद यार हमारे गवर्नर में कुछ दिक्कत है, इस वजह से हम वहां पर ब्रिटिशर्स को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही साथ में 1756 के आसपास यहाँ पर आपने सप्तवर्षीय युद्ध देखे हैं यूरोप में, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हो रहे हैं। इसलिए फ्रांस अपनी हालत को सुधारने के लिए भारत का भी सहारा ले रहा था। इसलिए फ्रांस ने 1758 में काउंट डी लाली को फ्रांसीसियों का नया गवर्नर बनाकर भेज दिया। ठीक है, और जब ये काउंट डी लाली यहां पर आया तो एक बहुत बड़ी सेना को भारत में लेकर आया था फ्रांसीसी। लेकिन शायद ये भूल रहा था कि युद्ध कभी बड़ी सेना से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं तो छोटी सेना से भी, परंतु आपकी स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर होनी चाहिए। आप कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेट्स आप बहुत बढ़िया होने चाहिए, तभी युद्ध आप जीत सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी मायने रखती है। ऐसा तो अगर स्ट्रेटेजी मायने नहीं रखती तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कि जब करगिल का युद्ध हुआ तो पाकिस्तानी सेना पहाड़ के ऊपर बैठी हुई थी चोटियों पर, और भारतीय सेना नीचे थी। तो निशाना आप लोग जानते होंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ बेहद बेहतर लगता है, तो वो युद्ध हम हार जाते। लेकिन भारतीय सेना की स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया थी, जिसकी वजह से हम इस युद्ध को जीत पाए थे। देखते हैं आगे। अब यहां पर काउंट डी लाली में बहुत बड़ी सेना लेकर आए। जैसे ये यहां पर भारत में एंट्री किया तो सबसे पहले तो ये हार वैसे ही मान चुका था। क्यों? क्योंकि इसी समय अगर आप देखोगे तो 1757 में बच्चों बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया। सबसे पहली तो बात ये, बंगाल पे मैं आपको पूरी रिसर्च बताऊंगा, पूरा आपको पढ़ाऊंगा इस टॉपिक के बारे में। लेकिन जो भी टोटल व्यापार होता था उसका 75% जो व्यापार होता था वो मात्र बंगाल से होता था। यानी कि अगर आप 100 चीजें भारत से खरीद रहे हैं तो 75 चीजें आपको बंगाल से लेनी पड़ेंगी। और 1757 में बंगाल किसके पास आ गया था? तो अंग्रेजों के पास आ गया था। इसी समय बंगाल में एक बहुत चर्चित चंद्रनगर, ये एक फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी चंद्रनगर, इस पर भी 1757-58 के बीच में अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। इसका मतलब चंद्रनगर भी फ्रांसीसियों के हाथों से चली गई थी। ठीक है, तो यहां पर ये दो घटनाएं बड़ी चर्चित हैं, और दो घटनाओं के बाद ये जब पहुंचा यहां पर काउंट डी लाली, तो इसने सबसे पहले ये सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं इनके सेंट फोर्ट डेविस पर हमला करता हूं। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, सेंट फोर्ट, या पहले भी आया था बच्चों, डेविस पर कब्जा किया, और इसने एट लास्ट यहां पर अंग्रेजों के हाथों से इसको हटा लिया, तथा यह किसके पास चला गया, तो फ्रांसीसियों के पास चला गया, अर्थात सेंट फोर्ट डेविस। 1758 में काउंट डी लाली ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। भारत में आकर इसकी पहली विजय के रूप में इसको देखा गया, सेंट फोर्ट डेविस पर कब्जा। लेकिन जब इसके और ज़्यादा यहाँ पर सेंट फोर्ट डेविस के बाद क्योंकि इसका हौसला बुलंद हुआ, और जब इसका हौसला बुलंद हुआ तो ये आगे चलकर भी और शहरों में या फिर और फैक्ट्रियों में भी कब्जा करना चाहता है, और इसने एक गलत जगह का चुनाव किया, इसने तंजावुर का चुनाव किया, दक्षिण भारत। इसने तंजावुर को पूरी तरह से घेर लिया। अब जब तंजावुर को पूरी तरह से घेरा तो उधर से बंगाल से ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना यहां पर भेज दी, और बंगाल से जब ब्रिटिशर्स की सेना यहां पर आई तो एट लास्ट काउंट डी लाली को तंजावुर से भागना पड़ा या फिर अपना कब्जा समाप्त करना पड़ा। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि काउंट डी लाली की आधी हार तो यहीं पर ही हो चली थी, क्योंकि उसे अपना भविष्य गर्त में, अर्थात उसकी दूरदर्शिता का तंजावुर में ही पता चल गया था। ठीक है, अब एक एट लास्ट बिल्कुल अंतिम कब्जा डाला जाएगा, और यही फैसला करेगा इस युद्ध का तथा और सारी चीजों का। देखिए आप लोग, जैसे ही ये तंजावुर में कब्जा डाला तो उसके बाद ये भागकर मद्रास आया। इसने सोचा कि मैं यहाँ कुछ करने तो आया हूं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मद्रास को चारों ओर से घेर लिया जाए, अर्थात इस पर कब्जा करने की प्रयास या कोशिश किए जाए।
तो यहां पर बच्चों लाली की सेना ने मद्रास पर कब्जा करने के लिए चारों ओर से प्लानिंग कर ली। यहां पर इसको लगा कि शायद मैं अकेला यहां पर अंग्रेजों की सेना को ना हरा पाऊं, इसलिए इसने हैदराबाद, याद करो हैदराबाद का जो नवाब था उसका नाम था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था पीछे बच्चों, हैदराबाद का जो नवाब था आगे चलकर इनके साथ मिल जाएगा। और इस समय पर हैदराबाद का जो निजाम बना था वो नासिर जंग के लड़के को बनाया गया था और उसका नाम था बच्चों सलावत जंग। तो यहां पर जो हैदराबाद का जो निजाम बना उसका नाम था सलावत जंग। इसी हैदराबाद में गवर्नर था फ्रांसिसियो का, जिसका नाम था बस्सी। ठीक है, इस बस्सी को बच्चों यहां पर बुला लिया गया, हैदराबाद से इसको कहां बुला लिया गया, मद्रास, कि आप मेरी सहायता करो, आप यहां पर आकर हम मद्रास पर कब्जा करेंगे। अब जैसे ही बस्सी यहां पर पहुंचे तो हैदराबाद का निजाम सलावत जंग घबरा गया और घबराने के बाद इसने सरेंडर कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, अर्थात ये आज से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खेमे से चला गया और किधर पहुंच गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खेमे में पहुंच गया। अब देखिए आप लाली की आप दूरदर्शिता को समझिए, केवल ये मद्रास पर यहां पर कब्जा करने की सोच रहा है, इसके मद्रास के चक्कर में हैदराबाद भी इनके हाथों से चला गया। ठीक है, अब भैया जैसे यहां पर ही आए तो बसी और लाली मद्रास पर कब्जा करने ही वाले थे, उसी समय अंग्रेजों ने इनको चारों ओर से घेरा। और अंग्रेजों के उस समय के कमांडर जो यहां पर घेरने इनको आए थे उनका नाम था कैप्टन कुक। ये कैप्टन कुक यहां से इनको चारों ओर घेरे और इसी घेराट में बसी को मार दिया गया। मारने के बाद यहाँ पर लाली को वापस हटना पड़ा और मद्रास भी किसके पास चला गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि पहले भी था और अभी भी रह गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये वापस हटे तो इसी समय 1763 में 1760 में पहले बॉडीवॉश का युद्ध हुआ और बॉडीवॉश के युद्ध में यहाँ पर एक तरफ फ्रांसीसी और दूसरी तरफ ब्रिटिश, और इसमें फ्रांसीसियों को हरा दिया जाता है तथा ब्रिटिश यहाँ पर इसमें जीत जाते हैं। 1760 में वोडिवोश के कर्नाटक के पास ही वोडिवोश के निकट फ्रांसीसियों का भविष्य यहाँ से समाप्त हुआ। भारत में आज से वे कोई भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाएंगे, परंतु ब्रिटिश यहाँ पर एक छत्र राज करेंगे। इस युद्ध ने सीधा सीधा ये बता दिया। तथा आगे चलकर 1763 में यहाँ पर एक संधि हुई जिसका नाम पड़ता है द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि। द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि। क्या था ट्रीटी ऑफ पेरिस की संधि में? देखिए सुनिए आप, सबसे पहले इस संधि में कहा गया था कि जो पंडुचेरी है तथा जो चंद्रनगर है, ऐसी जो जितनी भी कॉलोनियां फ्रांसीसियों की थी वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा दी जाएगी, पहली। दूसरा, यहाँ पर फ्रांसीसियों को सेना रखने का अधिकार नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी अपनी आर्मी को स्टैब्लिश नहीं कर सकती, अतः वे भारत की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होंगी। ये केवल और केवल व्यापार के लिए आज से यहाँ पर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ये संधि सीधा सीधा बता रही थी कि आज से एक छत्र राज ब्रिटिशर्स का यहाँ पर होगा, और साथ ही साथ में इन्होंने डच आप देख लो, आप पोर्तुगीज देख लो, और साथ ही साथ में मैंने फ्रांस का तो आप लोगों को बता दिया किस प्रकार से इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटाया है। तो इन सब को इन्होंने हटा दिया। इसका मतलब यहाँ पर भारत के व्यापार पर एकाधिकार किसका हुआ? तो ब्रिटिशर्स का हुआ। ठीक है, अब ये एकाधिकार हुआ क्यों? ऐसा क्या था अंग्रेजों के पास कि ये एक छत्र राज अपना बनाना चाह रहे थे या फिर हो भी रहा था इनका? तो बच्चों, अगर मैं फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की आपस में तुलना करूं तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिकल बेस पे देखा जाए तो इकोनॉमिकल बेस पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर थी।
ऐसा नहीं हुआ कि ये जब अपने देश से चले तभी ताकतवर या कमजोर थे बच्चों। जब यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब हैदराबाद या फिर कर्नाटक या फिर मराठाओं के साथ व्यस्त थे, उसी समय ब्रिटिश वहां पर भी व्यस्त थे, परंतु अपने व्यापार पर भी उतना ही ध्यान दे रहे थे जितना कि देना चाहिए था। लेकिन फ्रांसीसी अपने व्यापार पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, जिससे इनका मुनाफा कम हो गया था। अर्थात आर्थिक परिदृश्य पे फ्रांसीसी कमजोर हो गए तथा ब्रिटिश ताकतवर हो गए। आगे दूसरा यहां पर यह चर्चाओं में है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों अगर देखा जाए तो सरकारी कंपनी के रूप में उभर कर आई थी, अर्थात यह निजी कंपनी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी यानी कि एक प्राइवेट कंपनी थी। अतः इस कंपनी के जो वर्कर्स थे, जो कारीगर थे, वो इतनी लगन के साथ इस कंपनी में कार्य नहीं करते थे जितना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लगन के साथ किया जाता था। ठीक है। तीसरा, यहां पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर मैं देखूं तो इसने सबसे बड़ी गलती की तो किसके साथ, तो भैया यहां से इसने डुप्ले को हटाकर, डुप्ले को जब वापस बुलाया गया तो इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यहां पर निकली। आगे चलकर खैर इसको स्वीकार भी किया गया। जो दूसरे डिप्लोमेट्स हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं फ्रांस के, वो माने कि डुप्ले की पॉलिसी बेहतर थी और उसी तरीके से काम किया जाना चाहिए था। अब आप लोग डुप्ले को भी थोड़ा सा देख लीजिए कि डुप्ले के अंदर क्या असफलताएं रही हैं, इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। डुप्ले एक तो आशावादी बेहद ज्यादा था। कैसे आशावादी था ये इस वजह से आशावादी था कि ये बहुत लंबे टाइम तक होप बनाकर रखता था कि ये काम ठीक हो जाएगा, जिससे कि ये ज्यादातर जो सिनेरियो है उसका फायदा नहीं उठा पाता था, ज्यादातर जो प्रैक्टिकल है उसका फायदा नहीं उठा पाता था। आशावादी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण फायदा उठाने में कभी कभी चूक जाता था। दूसरा, यहां पर ये थोड़ा निरंकुश था, इसलिए जो इसके दोस्त थे वो इसकी निरंकुशता के कारण इससे कभी कभी खफा रहते थे। और तीसरा बच्चों इसका ये कारण था, यहां पर डुप्ले को अगर मैं पढ़ूं तो रॉबर्ट क्लाइव अगर आप पाए होंगे तो रॉबर्ट क्लाइव ने युद्धों में सीधा भाग लिया, और जो रॉबर्ट क्लाइव की नीतियां थी वो अपने आप युद्ध की भूमि में उसने अप्लाई की। परंतु यहां पर डुप्ले जो है नीतियां तो बनाने में सक्षम था, लेकिन नीतियों को इंप्लीमेंट यानी कि उनको जमीन पर उतारने में थोड़ा कमजोर था, क्योंकि डुप्ले ने अभी तक भी कोई युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर आप इन युद्धों को देखोगे तो पाओगे कि जो डुप्ले की नीतियां थी वो कुछ कमांडर, सेनापति तो जो है युद्ध भूमि में अप्लाई ही नहीं कर पाए, उतार ही नहीं पाए। तो एक यहां पर यह भी कारण बनता है डुप्ले का जाने का। फिर दूसरा, यहां पर लाली को भेजा गया या फिर गोडियो को भेजा गया तो उसमें भी दिक्कत थी, क्योंकि यहां पर अगर आप लाली और गोडियो को देखोगे तो दूरदर्शी नहीं थे, बिल्कुल भी इनके पास डिप्लोमेसी के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो ये सब कुछ पतन का कारण बने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उदय का कारण बने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, ये थे बच्चों कर्नाटक के 3 युद्ध। होप्स आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ फैक्ट थे और साथ ही साथ में आपको समझाने की कोशिश की गई थी। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की विजय। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहेगा बंगाल की विजय। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू क्लास।